आज का सवाल है कि इस देश का नुकसान सबसे ज़्यादा किसने किया। आमतौर पे हम नंबर एक पर नेताओं को रखते हैं कि ये देश यदि दुर्भाग्य को जी रहा है, विडंबना को जी रहा है, बदकिस्मती को जी रहा है, तो वो केवल और केवल नेताओं की वजह से जी रहा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। जो शुद्ध रूप से नेता थे, शुद्ध रूप से नेता हैं, वो इस देश का नुकसान नहीं करते। इस देश का नुकसान तो वो लोग करते हैं जो नेताओं के भेष में महात्मा का चोला पहनकर आते हैं। क्योंकि सरल होना उतना कठिन नहीं है जितना जटिल होकर सरल होना कठिन है। तो पाखंड इनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। ऐसे लोग जिन्होंने महात्मा बनते हुए नेतागिरी में उतरने की कोशिश करी, उन लोगों ने अपने ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअलिटी, एक द्वंद्व की वजह से इस देश का भारी नुकसान किया। नेता होना गुनाह नहीं है, लेकिन नेता होकर महात्मा की अभिलाषा को पालना अक्षम्य अपराध है। जितना दुर्भाग्य नेताओं की वजह से देश को नहीं मिलता है, उससे ज्यादा इस तरीके के महात्माओं की वजह से सौभाग्य का नुकसान हो जाता है। देश अपने सौभाग्य से वंचित होता है और ऐसा कई बार हुआ। सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो 1947 का है। 1947 में जब उसने अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने पर विवश कर दिया, पूरा देश उसके पीछे खड़ा था और पूरा देश ये चाहता था कि उसका नेतृत्व इस स्वतंत्र देश को मिले। लेकिन महात्मा बनने की अभिलाषा, नैतिकता की अभिलाषा, वो मोरलिटी, वो वैल्यूज नेतागिरी करने में तो बाधा नहीं बनी, लेकिन जिम्मेदारी उठाने में बाधा बन गई। पीछे हट गया। जब पूरा देश उस पर विश्वास कर रहा था, एक साथ खड़ा हुआ था कि इस देश के सौभाग्य को बनाने का वक्त अब आया है, और इस लाठी को लेकर चलने वाले महात्मा के पीछे पूरा देश खड़ा हुआ है, तब उसने हाथ खींच लिए केवल इस बात पर कि नैतिक लोगों को अलग रहना चाहिए और नेतागिरी करने वाले लोगों को अलग रहना चाहिए। तो इस व्यक्ति ने एक तरीके से उस चरित्र को जिया जो खुद नेता तो नहीं बनता, लेकिन राजा बनाता है। इस देश को राजा बनाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, इस तरीके के महात्माओं की जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है जिम्मेदारी लेने वाले लोगों की। तो वो जिम्मेदारी लेने से बच गया नैतिकता के नाम पर, और पूरा देश दो भाग में बट गया कि नेतागिरी अनैतिक लोगों का काम है और महात्मागिरी केवल नैतिक लोगों का काम है। और वो केवल डायरेक्ट कर सकते हैं, वो केवल दिशा निर्देश कर सकते हैं, सूत्र अपने हाथ में रखकर दिशा निर्देश कर सकते हैं। यह महत्वाकांक्षा जितना बड़ा पाखंड क्रिएट करती है, हिपोक्रेसी क्रिएट करती है, उतना बड़ा तो नेता भी नहीं कर पाता। नेता दरअसल गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार नेता के भेष में घूमने वाले ये महात्मा है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को इस देश में कभी भी जीवित नहीं होने दिया। संपूर्ण क्रांति होती क्या है? 1947 में हमने सोचा था कि अंग्रेज चले गए तो संपूर्ण क्रांति हो गई, लेकिन संपूर्ण क्रांति नहीं हुई, क्योंकि संपूर्ण क्रांति में व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ऐसी घटना का हो जाना जरूरी है जिसकी वजह से व्यक्ति का सोच समझ और उसकी विचार श्रृंखला और विजन को परिवर्तित कर दे। संपूर्ण क्रांति इस बात का प्रतीक है कि जब सत्ता का भी रूपांतरण हो जाए, सत्ता भी बदल जाए, उसका चेहरा भी बदल जाए, व्यवस्था भी बदल जाए और व्यक्ति भी बदल जाए, एक नया व्यक्ति का उदय हो जाए, यह संपूर्ण क्रांति होती है। लेकिन 1947 में क्या हुआ? जब गांधी के पीछे पूरा देश खड़ा था और यह कोशिश में था, इस आशा में था कि अब गांधी इस देश को नेतृत्व करेंगे, क्योंकि पिछले 1915 से लगा कि अभी तक गांधी के अलावा इस देश ने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन गांधी ने पल्ला झाड़ लिया।
बोले ये जिम्मेदारी लेना महात्माओं का काम नहीं, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? शुद्ध रूप से नेतागिरी कर रहे थे। तो जिम्मेदारी उठाने में पीछे क्यों रह गए? केवल इसलिए कि मैं इस देश में राजा बनाने में विश्वास करता हूं, राजा बनने में नहीं। और इसके बाद इस देश में कई उदाहरण ऐसे आए, बाल ठाकरे से लगा के सोनिया गांधी तक, जिन्हें मैं ज्यादा बेहतर मानता हूं कि उन्होंने खुल के कहा कि हम बना रहे हैं, हम बनते नहीं हैं, ताकत हमारे हाथ में, हम रिमोट लेके चलते हैं। लेकिन गांधी रिमोट भी नहीं चला पाए और उनके थॉट प्रोसेस का, उनकी सोच समझ का अंत हो गया। गांधी केवल वाद में रह गए, गांधी खत्म हो गए। तो सत्ता का केवल हस्तांतरण हुआ और थोड़ी बहुत व्यवस्था बदल गई, लेकिन व्यक्ति का कहीं आता पता नहीं था, क्योंकि व्यक्ति गांधी जैसे थे जो खत्म हो गए, अलग हट गए। तो व्यक्ति में किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं आया। इसलिए मैं इसे संपूर्ण क्रांति नहीं मानता। तो संपूर्ण क्रांति के इस अवसर से देश को इस सौभाग्य से वंचित करने की जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है, तो वो नेता की नहीं बनती। नेता ने तो जिम्मेदारी ली कि मैं नेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन नेता के भेष में छुपे हुए महात्मा ने जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया और यह देश एक अंधेरी 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 गुफा में अनंत काल तक बहता चला गया। आज भी उस गुफा में, उस अंधेरी गुफा में जहां सूरज की कोई रोशनी नहीं दिखती है, केवल उस एक गलती की वजह से आज भी वो वहीं पर ठहरा हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। क्योंकि जब जब अवसर आए तब गांधी ने ऐसे लोगों का मार्गदर्शन किया कि तुम्हें दुनिया चाहती है, तुम्हें देश चाहता है, तुम्हें लोग चाहते हैं, तो तुम नैतिकता का चोला पहन लो, महात्मा बन जाओ, लेकिन नेतागिरी मत करो। देश का नेतृत्व करो, लेकिन पर्दे के पीछे से करो, नेपथ्य में रहो, मंच पर मत आओ। सूत्र अपने हाथ में रखो, रिमोट अपने हाथ में रखो, गांधी की तरह रहो, लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचते रहो। 1975 में एक बार फिर संपूर्ण क्रांति का अवसर आया। कहा भी गया कि संपूर्ण क्रांति, लेकिन फिर वही गांधी की छाया इस व्यक्तित्व पर फिर छा गई, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण था। पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आया, जब देश देख रहा था कि अब जयप्रकाश नारायण इस देश को चलाएंगे, इस देश का भविष्य बदलेंगे, एक संपूर्ण क्रांति पूर्ण रूप से परिवर्तित होगी, एक रूपांतरण आएगा, व्यक्ति बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी और सत्ता बदलेगी। जब तीनों बदलेंगे तो संपूर्ण क्रांति का उदय होगा। उस नारे को अमली जामा पहनाएगा ये व्यक्ति। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो महात्मा गांधी का चेला हूं, नैतिक आदमी हूं। इस नैतिकता ने एक बार फिर से इस देश को अधोपतन की तरफ ले गया और वो पीछे हट गए। और उन्होंने जिन लोगों को पैदा किया उनका नाम था लालू प्रसाद यादव, मोरारजी देसाई, शरद यादव, नीतीश कुमार। ये इस तरीके के लोगों को बाय प्रोडक्ट के रूप में इस देश को उन्होंने दे दिया और ये देश उन लोगों ने चलाया और आज भी चला रहे हैं। तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश नारायण के साथ ही खत्म हो गई। इस देश को सौभाग्य से वंचित करने की यदि जिम्मेदारी किसी के ऊपर जाती है तो वो जयप्रकाश नारायण के ऊपर जाती है। और असली कल्पित यदि कोई है तो यह महात्मा के रूप में अपने आप को पेश करने वाले नेता हैं, जो शुद्ध रूप से नेता हैं। उनको तो हम पहचानते हैं, लेकिन इनको पहचानने में भूल कर जाते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी रिमोट के जरिए संचालित करना चाहते हैं। एक और अवसर आया 2012 में, जब एक आदमी को प्रोजेक्ट करके, प्रक्षेपित करके दिल्ली में ले जाया गया और रामलीला मैदान पे बैठा दिया गया, अन्ना हजारे। लेकिन अन्ना हजारे के होने से क्या हुआ? फिर बाई प्रोडक्ट तैयार हुआ। अन्ना हजारे फिर नेपथ्य में चले गए। जिस सोच का केवल इतना उद्देश्य है कि इस देश में लोगों की महत्वाकांक्षा को अपने साथ जोड़ दो, अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ दो और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में एक बड़े व्यक्तित्व होने का आनंद लो।
लेकिन जिम्मेदारी उठाने से बच जाओ। अन्ना हजारे ने भी वही किया, खुद ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, नैतिकता के नाम पर, गांधी के नाम पर अपने आप को नेपथ्य में ले गए और बाद में दोष देते रहे। तो इस देश का नुकसान यदि किसी ने किया है तो इस तरीके के नेताओं ने किया है, जो नेता रहते हुए महात्मा के चोले में इस देश के सामने आते हैं। संपूर्ण क्रांति इस तरीके से क्रिएट नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति तो वो है, नेता तो वो है जो जिम्मेदारी उठाता है, जिम्मेदारी लेता है, देश को मार्गदर्शन देता है, तमाम ताने, तमाम गुनाह, तमाम तरीके के आरोप सहने की क्षमता रखता है, लेकिन देश को विचलित नहीं होने देता, देश का मार्गदर्शक बनता है और अपने पीछे चलने वाले लोगों के आशा का सबसे सच्चा प्रतिनिधि बनकर सामने आता है। तब जाके देश में, किसी भी देश में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा चरितार्थ होती है।